Hello, people. This is your friend, mentor, and coach Kunal Sunday. So now we are going to see chapter number 2 का last वाला part, trade का last वाला part, which is international trade, उससे पहले जो है अपन देख लेंगे recent trade in international trade. Okay, just a second. Okay, so recent trade in international trade. Okay, अब तक जो हुआ है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ये लेक्चर में इन द नेक्स्ट 30-45 मिनट्स वी विल फिनिश दिस चैप्टर. ओके, सो कल अपन अलग चैप्टर लेंगे, नया वाला. सो पूरा ध्यान से ही, आपको कहीं पे भी देखना नहीं, बुक सामने खुली हुई है, मैं भी सामने आपके हूँ, स्क्रीन पे देखो. ओके, चलो. सो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशियंट इंडिया, सॉरी ये छोड़ो, रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेंड मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो. ट्रेंड, व्हाट इज मीन बाय ट्रेंड मतलब बेसिकली व्हाट वी कैन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ऑफ शोल्डर टी शर्ट्स पहनने का ट्रेंड है. ओके, एक फैशन चल रहा है, वी कॉल इट फैशन. ट्रेंड मतलब अभी क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेंड. ओके, सो रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड. So nowadays, online retail form of buying and selling of goods become more popular in Indian scenario. This form is very easy platform for seller as less investment is required, no need of storage and warehousing, no need of face-to-face interaction with customers. Their focus is on prompt service and quality. Following are very popular examples of online retail forms. Example: Flipkart, Amazon, Shopclue, Myntra, etc. Now I'll explain it to you in very simple words. कि भाई आज ऐसी कंडीशन है, राइट नाउ इफ आई एम टेलिंग यू वेरी जेन्युइनली, द टैब जो है अपने सामने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है. द टी शर्ट आई एम वेयरिंग ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ है. द वॉच आई एम, जो मैं यहाँ पे है हाथ में मेरी, इट्स ऑनलाइन ऑर्डर. द स्पेक इज ऑनलाइन ऑर्डर. ओके, यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है, इट इज ऑल्सो ऑनलाइन ऑर्डर. ये सारी जो चीजें है, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑनलाइन ऑर्डर है. सो भाई आजकल का ट्रेंड ये है, अपन दुकान में जाके चीज देख के आते हैं कि यार कैसी है, लेकिन परचेज ऑनलाइन कर गए. दुकान में गए, मोबाइल देखा, यूज करें, अच्छा ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे. दुकान में गए, चप्पल देखी, ओके कि ये डिजाइन है, उसका फोटो निकाल लिया. अमेजोन पे गए, अमेजोन में कोई फोटो अपलोड करके देखा कि अच्छा कौन से ब्रांड के इस डिजाइन में शूज है. सो आजकल का ट्रेंड ही यही है कि आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू. उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि भाई आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे गुड्स आ जाते हैं. उसी के साथ साथ मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है. भाई अमेजोन अमेजोन और ये जो फ्लिपकार्ट है, वहां पे है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे शूज लेने गए, तो वो दुकानदार उसके पास अवेलेबल जितने शूज है सिर्फ उतने ही आपको दिखाएगा. लेकिन अगर आप ऑनलाइन गए तो ऐसे हजारों दुकानदार हैं जिनके पास अपनी अपनी अलग अलग 10-15 वैरायटीज है शूज की. उन्होंने वो अपने अमेजोन पे लिस्ट की हुई है, अमेजोन पे डाली हुई है. नाउ आप वो देखते हो, हजारों दुकानदारों के जो प्रोडक्ट्स है वो आप देखते हो, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप परचेस करते हो. उसी के साथ साथ आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, क्रेडिट भी अवेलेबल है, 30 डेज का क्रेडिट आपको मिल जाता है. सो लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज आर देयर. उसी के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल देखो कि मुझे क्या करना है, जैसे कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसको लेट्स से कि शूज ऑर्डर कर देना है, तो नाउ मुझे उसको शॉप में ले जाना पड़ेगा, देन उसको बताना पड़ेगा कि भाई पैर अपना जूते में डालो, देखो कौन सा आ रहा है, देन वो गिफ्ट होगा ना. अब क्या है, मैं उसका शू साइज मुझे पता है, मैं ऑनलाइन जाता हूँ, उसके एड्रेस पे वो डिलीवर कर देता हूँ, गिफ्ट का गिफ्ट, सरप्राइज का सरप्राइज. सो देयर आर लॉट्स ऑफ, उसको छोड़ो, एग्जांपल था वो, ओके, सीरियस मत हो जाना. ओके, हाँ, तो ध्यान दो स्टडी पे, आराम करो हार्दिक. ओके ठीक है, सो यू आर नॉट हियर, स्टिल यू आर हियर. ओके, सो भाई इंटरनेशनल ट्रेड तो अपन ने ऑनलाइन, आपको ट्रेड डिटेल में समझ में आया. रिसेंटली अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, रिटेल इंडस्ट्री में लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं. जो भी चीज हो आप देखो यार, कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो. ओके, खत्म, पक्का, चल. सो उसके बाद आ जाते हैं, ये रिटेल का सेक्शन पूरा खत्म हुआ, अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर. अब तक यहाँ पे जो हमने देखा था रिटेल ट्रेड में, वो क्या क्या देखा था, एक बार ऊपर आ जाते हैं, क्या क्या हमने देखा. ओके, रिटेल में क्या क्या देखा हमने. रिटेल में हमने देखे हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर्स, उसको अपन ने बोला इटिनरेंट रिटेलर्स. उसके बाद आया हम फिक्स शॉप रिटेलर्स, मतलब जिनकी एक जगह पे आपको मिलते हैं रोज, उनका शॉप है वहां पे.
उसमें आए स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स, उसमें थे जनरल स्टोर्स, सेकंड हैंड गुड शॉप्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स, उसके बाद है स्पेशलिटी शॉप्स। देन हम लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स में आए, उसमें अपन ने देखा डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप एंड मॉल्स, ये सारी की सारी चीजें अपन ने देख ली। सो ऑल रिटेलर का जो पॉइंट था वो अपन ने पूरा के पूरा खत्म कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी द, किधर गया, नीचे आ जा भाई, international trade. International trade. Okay, so let's see. In ancient India, international trade was conducted for various quality products like silk, handloom, ornaments, weapons, etc. In ancient India, मतलब पुराने इंडिया में जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्यों किया जाता था फॉर वेरियस क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाइक सिल्क, हैंडलूम, ऑर्नामेंट्स, वेपर्स। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, मशीनरी उतनी तो होती नहीं थी, जो चीजें बनती थी वो एक स्पेसिफिक लोग बनाते थे, जैसे कि सिल्क बनाना हो, लेट्स से कि वेपन्स बनाने हो, कोई स्पेसिफिक लोग होते थे जो इस चीजों में वेल ट्रेंड होते थे, वो ये चीजें बनाते थे। अब अलग अलग देश है, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग राजाओं के किंगडम्स है, तो उनके देश में सेम वो लोग नहीं है, तो वो क्या करते थे, दूसरे राज्य के राजा से वो चीजें लिया करते थे और उसके बदले में पैसे दिया करते थे। ओके, सो व्हेन द ट्रेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या, व्हेन टू और मोर द ट्रेड एक्टिविटी, ट्रेड हुआ बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में होता था इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल मतलब क्या, दो स्कूल्स के बीच में, राइट, दो स्कूल्स के बीच में। इंटर क्लास कंपटीशन मतलब अपना डिवीजन ए डिवीजन बी के बीच में, या फिर 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के बीच में स्पोर्ट्स का कंपटीशन। ओके, सो ये इसको बोला इंटर मतलब क्या, दोनों के बीच का। सो भाई इंटरनेशनल मतलब क्या, दो नेशंस के बीच वाला जो ट्रेड है, इन दोनों के बीच में जो परचेस एंड सेल हुआ उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड खत्म। आगे आ जाते हैं, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है आई थिंक। ओके, खत्म। आप मेरे सामने अभी हो नहीं तो आई डोंट नो फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलो खत्म। सो when the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. The political relations between two countries also influence the trade between them. भाई दो कंट्रीज का पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो अफेक्ट क्या करता है, उससे भी अफेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। सर ये क्या बात कर रहे हो, देखो भाई होता क्या है, राइट नाउ लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो कंट्रीज है, अरे यार दो कंट्रीज है, इंडिया पाकिस्तान, बकवास, ठीक है। सो इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ अभी इंडिया का पाकिस्तान के साथ ट्रेड अच्छा है क्या, नहीं है। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अच्छा कब होता है, जब दो कंट्री के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं। लेट्स से कि अभी इंडिया का रशिया के साथ मस्त ट्रेड है, क्यों भाई, दोस्त है ना अपने, राइट। हाँ, सो एक दूसरे के साथ, अरे यार तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, आप उसके दुकान में जाओगे, नहीं जाओगे ना, ये इन फकीरों के पास अपन जाएंगे, नहीं जाएंगे, सेम। सो भाई इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दो कंट्रीज के बीच का रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है बचुआ, समझे। चलो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको हटा देते हैं यार, आई जस्ट राइट अ लॉट। ठीक है, सो भाई इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड लेंथी। इंटरनेशनल ट्रेड की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है एंड लेंथी होती है। सिर्फ व्हाई इज इट सो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, जस्ट अ सेकंड। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल इंडिया, ओके, यहाँ पे लेट्स से रशिया, गुड। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई यहाँ से गुड्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमें क्या बात समझनी है कि भाई जब यहाँ से गुड्स निकल के यहाँ पे आ रहे हैं ना, तो इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, इस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। इस कंट्री से जो बाहर जा रहा है वो इस गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि क्या बाहर जा रहा है। उसी के साथ साथ इस कंट्री को भी पता होना चाहिए कि जो इस कंट्री से आ रहा है वो क्या आ रहा है, राइट, क्या आ रहा है उसमें, अंदर कंटेनर में छुपा के तुम लड़के तो नहीं ला रहे हो, वहां के रशियन लोग यहाँ पे रहने के लिए थोड़ी ला रहे हो। तो ये सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, क्या है एग्जैक्टली क्या आप ला रहे हो ये पता होना चाहिए। सो इसी वजह से जो है पैदा हुआ कस्टम।
क्या पैदा हुआ? कस्टम। क्या है सर ये कस्टम? आप सीए फाइनल में आप पढ़ोगे शायद से, हाँ सीए फाइनल में ही है, इंटरमीडिएट में नहीं है। तो आ गया कस्टम डिपार्टमेंट, ओके, पोर्ट अथॉरिटीज आ गई। ये सारी की सारी चेक चेक किया जाता है, सब कुछ चेक होते, आपके सारे गुड्स चेक होते हैं, और जो कस्टम क्लियर करता है वही गुड्स फिर वो जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे आ गया तो एयरपोर्ट से अंदर आता है, या फिर अगर सी पोर्ट मतलब समंदर के किनारे किनारे आ गया, जहाँ के फॉर एग्जांपल बंदर इन मराठी वी कॉल इट, सी पोर्ट पे आ गया, तो वहां से वो गुड्स क्लियर होते हैं तभी अपनी कंट्री में एंटर होते हैं फॉर सेल पर्पजेस। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ, आपको बहुत ज्यादा जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं सो दैट आप ये इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कर पाओ। ओके, चलो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। सो तो ये डिफिकल्ट भी है, लेंदी भी है, टाइम लेता है। Then various factors like government policies, economy, international market, international laws, currency, etc. influence the trade activities. मतलब ट्रेड एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कौन करता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल लॉज, करेंसी एक्सेट्रा। रिसेंटली जो है आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प, वी डू व्हाट वी डू, जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसने जो है भाई ऐसे हाथ घुमाते, उसने हाथ घुमाते घुमाते जो है इंडिया के ऊपर जो है एक्स्ट्रा टैरिफ, एक्स्ट्रा ट्रेड लगा दिया, बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर एक्स्ट्रा ट्रेड, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। नाउ कॉज ऑफ इट क्या हुआ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनके गवर्नमेंट की वो पॉलिसी है, कॉज ऑफ विच अब क्या होगा, इंडिया का उनके साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इफेक्ट आएगा, और हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए या फिर बढ़ जाए। अगर उन्होंने उनकी पॉलिसी फेवरेबल कर दी अपने लिए देन फॉर श्योर ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन अगर पॉलिसीज फेवरेबल नहीं हुई तो क्या होगा, ट्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल जो लॉज बने हुए हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। अगर किसी लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता नहीं हुआ, नाटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो, वो आर 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 वाला नाटू नाटू नहीं, ओके, दिस इज अ डिफरेंट नाटो। ओके, ये भी वही करते हैं, साथ में नाचते हैं। ओके, सो ये जो नाटो कंट्रीज है, अगर किसी एक कंट्री का, जैसे कि नाटो कंट्री में आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कि कितने देश इस नाटो में है, आई डोंट रिमेंबर, मैं एमपीएससी नहीं पढ़ाता हूँ, राइट, अकाउंट्स टीचर एनीवे। सो नाटो में जो है, तो भाई नाटो में लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 50 देश है। अब इनका रूल क्या है, अगर 50 में से किसी एक देश के ऊपर भी किसी तीसरे देश ने हमला कर दिया तो ये 50 देश उसके ऊपर हमला कर देंगे और उसके साथ ट्रेड वगैरह नहीं लेंगे। अब ये एक इंटरनेशनल लॉ इन दोनों इन 50 कंट्री के बीच में बन चुका है। तो अगर किसी बाहर वाले ने इनमें से किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया तो ये 50 के 50 इससे अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे, और इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस नहीं करेंगे। सो इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी अफेक्ट करते हैं किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। खत्म, इसको एक बार हटा बे, ओके, चलो। सो और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और दिया हुआ है कि मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली अग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ। किसी देश की, किसी भी देश की वेल्थ को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसका होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का होता है। द कंज्यूमर्स गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। कंज्यूमर्स को क्या हो जाता है, वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लाइन पे फोकस करते हैं, मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली अग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ। नेशन की वेल्थ बढ़ाने में इंटरनेशनल ट्रेड कैसे मदद करता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा घर है, यू नो एज यूजुअल मेरे को यही इमेज आती है बनाने में, आई एम नॉट तनिष्क, ओके, ठीक है, मस्त है, ये दरवाजा खुला है, ओके, दिस इज माय होम। अब इसमें मैं रहता हूँ, मेरे पापा रहते हैं, मेरी मम्मी रहती है, मेरा भाई रहता है, मेरी सिस्टर्स रहती है 3, उसके बाद मेरे अंकल रहते हैं 2, मेरी आंटीज रहती है 2। ओके, सो इतना बड़ा अभी हो गया हमारा फैमिली। ओके, चलो, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते सर? ओके, ठीक है। तो भाई अब देखो फॉर एग्जांपल हम दोनों ने, हम सब ने एक दूसरे से गुड्स परचेस किए, मेरे भाई ने मुझसे किए, उससे पप्पा ने किए, पप्पा ने फिर चाचा को बेचे, चाचा ने सिस्टर को बेचा, सिस्टर ने किसी और को बेचे, कि अंदर ही अंदर हुआ। एज ए इंडिविजुअल शायद हो सकता है कि मेरे मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, पप्पा के पास कम है, मेरे भाई के पास और ज्यादा है, मेरी चाची के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन एज अ फैमिली हमने कुछ कमाया क्या? नहीं कमाया, राइट?
तो उसके लिए क्या है भाई, उसके लिए क्या है भाई, आपको हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने पड़ेंगे, तब होगा, तब हमारा इनकम होगा एज ए फैमिली। तो एक जो कंट्री है, इट्स लाइक फैमिली, उसको आप प्रिंसिपल ये अप्लाई करो, फैमिली की तरह है। जब अपन दूसरे कंट्री को गुड्स बेचेंगे नहीं, तब तक अपने कंट्री की वेल्थ बढ़ेगी नहीं। समझे? डन, खत्म, बाकी कुछ नहीं उसमें एक्स्ट्रा। आगे जाते हैं नीचे। अब आ जाते हैं दूसरे, इसमें दो टाइप्स है, एक है एक्सपोर्ट ट्रेड और दूसरा है इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट मतलब क्या, आप दूसरे कंट्री को बेच रहे हो, इंपोर्ट मतलब क्या, आप दूसरे कंट्री से खरीद रहे हो। तो एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री, दूसरे कंट्री को जब अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड। अब एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू लर्न द एक्सपोर्ट प्रोसीजर, यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा बड़ी अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में सिखाया गया है। सो विल गो थ्रू एक एक स्टेज करके अपन जाएंगे, एक एक स्टेज करके। सो पहली जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में क्या क्या है, विल गो वन बाय वन। ओके, सो एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट करने की क्या प्रोसीजर है, अगर आपको कुछ भी चीज एक्सपोर्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहला है प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब प्रिलिमिनरी मतलब क्या, एक्सपोर्ट करने से पहले, राइट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल होना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है, एग्जाम तो आप दे दोगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्लासेस करने पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सो सेम, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन। ये भी सीए फाउंडेशन की तरह ही है, पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। So the exporter has to get himself registered with various authorities as follows. जो एक्सपोर्टर है उसको गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, खुद को रजिस्टर करवाना होता है विद वेरियस अथॉरिटीज, अलग अलग अथॉरिटीज के सामने। कौन सी, पहली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर के लिए आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के सामने जाके खुद का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी सामने नहीं जाना पड़ता, उनका ऑनलाइन साइट है, ओके, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है। सो डायरेक्टरेट जनरल मतलब क्या सर, डायरेक्टरेट जनरल मतलब क्या, एक पोस्ट है, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, कॉलेज का, प्रिंसिपल एक पोस्ट है, ओके। सो वैसे ही क्या है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का गवर्नमेंट की जो पोस्ट है, डायरेक्टरेट जनरल नाम की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसके सामने जाके उससे आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। उसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उस साइट पे दिए हुए होते हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ओके, सो वी वोंट गो डीप इनटू दैट, वो साइट खोल के दिखाना पड़ेगा। ओके, सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से आपको क्या लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन परमानेंट अकाउंट नंबर, आपको पैन नंबर निकालना। परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब क्या, पैन, आपको पैन नंबर चाहिए, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी इशू करती है। बहुत बार जब मैं पूछता हूँ पैन नंबर कौन इशू करता है, तो पैन नंबर कुछ नहीं, सेतु वाला। अरे सेतु वाला नहीं करता है भाई, आधार कार्ड केंद्र वाला नहीं करता है। पैन नंबर जो है, अगर आप जब भी पैन कार्ड खोलोगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ होता है, आयकर विभाग, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अदर अथॉरिटी लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल एंड जीएसटी अथॉरिटी, मतलब आपको जीएसटी अथॉरिटी से जीएसटी का नंबर निकालना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है ईपीसी, उनके सामने भी उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। ठीक है, पक्का, चलो। तो ये हो गई रजिस्ट्रेशन से। प्रिलिमिनरी में टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीजर की कितनी स्टेजेस है, 4, उसमें से पहला है प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज में पहला अपन ने देखा रजिस्ट्रेशन, और दूसरी बात क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। नाउ व्हाट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, विल सी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट्स एजेंट्स और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड टू बुक ऑर्डर्स। क्या बात कर रहे हो सर, अरे गधो, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं ये किचन्स बेचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये क्यूट क्यूट किचन्स बेचता हूँ,
नाउ यू टेल मी, अगर मुझे किचन बेचना है दूसरे कंट्री में, मैं यहाँ पे बना लूंगा, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लूंगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के सामने, मैं यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी का पैन नंबर निकाल लूंगा, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर लूंगा, मैं भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी करवा लूंगा, लेकिन उस कंट्री में कोई मेरा आदमी तो होना चाहिए ना जो ऑर्डर ले कस्टमर से कि अच्छा आपको ये 200 किचन चाहिए, आपको ये 1000 किचन चाहिए, आपको ये 2000 किचन चाहिए, ओके ठीक है, आपको अगले हफ्ते के 6 तारीख को 7 तारीख को मिल जाएगा, अगले हफ्ते के मंडे को मिल जाएगा। तो ये मुझे ऑर्डर देगा ना भाई, तो वहां पे उस कंट्री में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट जो है खड़ा करना पड़ेगा जो मेरे बिहाफ पे वहां पे ऑर्डर लेगा। मैं तो यहाँ पे बना दूंगा ये किचन, भेज भी दूंगा, लेकिन भेज के वहां पे करूंगा क्या, भेज दिया मैंने सऊदी अरेबिया में, यूएई में भेज दिया, क्या करेंगे, अरे वहां पे कोई तो होना चाहिए ना जो ऑर्डर ले और ये गुड्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करे। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। आई होप ये फास्ट नहीं हो रहा है, ओके स्लो ही हो रहा है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के दो टाइप अपन ने देख लिए प्रिलिमिनरी स्टेज में। प्रिलिमिनरी स्टेज में दो पार्ट थे, एक था रजिस्ट्रेशन, दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। तो ये दोनों के दोनों पार्ट अपन ने देख लिए है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज प्री शिपमेंट स्टेज। प्री शिपमेंट स्टेज मतलब अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, प्रिलिमिनरी स्टेज हो गई है, तुमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, उस कंट्री में अपना एजेंट भी कर दिया है। नाउ शिपमेंट, प्री शिपमेंट मतलब माल भेजने से पहले की स्टेज। अब क्या क्या होगा, पहला है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, माल भेजने से पहले ऑर्डर आना चाहिए। as soon as the order is received, the exporter must verify and confirm the order. जैसे ही ऑर्डर आ जाए उसने वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है सामने वाले को कि आई एम सेंडिंग द गुड्स, मैं आपको गुड्स भेज रहा हूं। द एक्सपोर्टर चेक्स ऑन द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट इन इंपोर्टर्स कंट्री है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसको कोई चीज चाहिए, उसने आपको ऑर्डर भेज दी, आप उसको यहां से भेज रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उस कंट्री के लॉ ने वो चीज इंपोर्ट करने पे रेस्ट्रिक्शन लगाया हो, इंपोर्ट पे बंदी लगाई हो, इंपोर्ट क्लोज है वहां का। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ये रिमोट्स, अब उन्होंने बोला है कि रिमोट तो यहाँ पे बन रहा है, आप बाहर से कंट्री से नहीं ले सकते हो, तो वहां पे उन्होंने इंपोर्ट पे करा दिया है बैन। तो मुझे ये देखना होगा कि भाई साउथ अफ्रीका से किसी ने रिमोट के लिए ऑर्डर भेजा है, मैं इसको यहाँ से भेज रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर भी आ गई, मैंने कंफर्म भी कर दिया, मैं भेज भी दूंगा, लेकिन साला उसके कंट्री में अंदर तो लेना चाहिए ना, है कि नहीं, इसको तो बाहर ही रखेंगे ना बटुआ, है कि समझे। उसको अगर यहाँ से जहाज चला गया वहां तक, खर्चा तो अपना हो जाएगा ना, उसको वापस भी लाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी देखना है ऑर्डर कंफर्म करने से पहले कि आप ये चेक करो कि भाई उस कंट्री में जो चीज अपन यहाँ से भेज रहे हैं उसका इंपोर्ट अलाउड है क्या, खत्म। उसके बाद है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बहुत लोगों को नहीं पता। भाई बच्चे बीकॉम हो जाते हैं, एमकॉम हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। आई टेल यू बेसिकली व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। आपका भाई अभी जिंदा है, आई एक्सप्लेन इट यू लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे है जॉन, ओके ही इज फ्रॉम यूके, यहाँ पे है कुणाल, ये कहाँ से बचुआ, आइलोमा इंडिया, ओके। अब क्या हुआ भाई, जॉन ने बोला कि एक काम करो सर, हमको ना है, हमको जो है ना दो कंटेनर, दो कंटेनर भर के हमको आप ओनियन भेज दो, प्याज कांदा, या फिर एक काम करते हैं आलू ले लेते, पोटैटोज, पोटैटोज भेज दो, दो कंटेनर भर के भेज दो, टोटल बिल हो जाएगा आपका 30 लाख का। अब मेरे को एक बात बताओ, जॉन मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेगा और मैं उसके ऊपर क्यों भरोसा करूंगा। ये यूके में है, मैं इधर महाराष्ट्र में हूं, वी बोथ नो ईच अदर थ्रू जूम मीटिंग, वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली वो कहाँ पे है, मैं कहाँ पे हूं, तो मुझे मेरे पैसों से लेना देना है, उसको उसके आलू से लेना देना है। तो अब जब मैं यहां से भेज रहा हूं तो मुझे भाई कंटेनर तो मैंने भेज दिए, वो पैसे कब देगा, जब आलू यहाँ पे आ जाएंगे, तब तक वो देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, तो पैसे तो पहले भेज नहीं सकता, और अब मैं यहां से भेज रहा हूं तो मुझे भी ये देखना है ना भाई सामने वाला पैसे देगा कि नहीं देगा, राइट। तो उस चक्कर में जो है एक ट्रेड में प्रॉब्लम आ गया, तो उसका जो सोल्यूशन निकला वो निकला एलओसी।
मतलब क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट इज इन द लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब क्या, जॉन जाता है अपने बैंक के पास, जॉन जाता है अपने बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, 30 लाख रुपए मुझे जो है कुणाल को देने हैं, जो कि इंडिया में बैठा हुआ। 30 लाख रुपए मुझे किसको देने हैं? इंडिया में देने हैं, फिर वो कुणाल को देने हैं। ओके, तो बैंक बोलती है ठीक है चलो, मैं आपको एक लेटर बना के देता हूं। बैंक आपको एक लेटर बना के देती है कि भाई कुणाल की जो बैंक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे जब जॉन बोलेगा ओके, या फिर जो भी डेट है उससे 30 दिन के बाद या फिर 40 दिन के बाद। ओके, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जॉन मुझे भेज देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आ जाता है। अब मेरे पास क्या आ गया? लेटर ऑफ क्रेडिट किसके पास? कुणाल के पास। मैंने गुड्स भेज दिए किसको? जॉन को। जॉन ने चेक कर लिए, गुड्स आ गए, सब ठीक है। अब मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेके जाता हूं कहां पे? मेरी बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ इंडिया, यार क्या ही लिखता हूं मैं, क्या ही लिखता हूं मैं चला जाता हूं कहां पे? बैंक ऑफ इंडिया में। अब बैंक ऑफ इंडिया में जाने के बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया के पास जब वो डॉक्यूमेंट जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट, वो देखती है अरे अरे ये किस बैंक ने किया है, लेट्स से कि ये अमेरिका के किसी बैंक ने किया है। ओके, सो लेट्स से कि बैंक ऑफ अमेरिका ने किया हुआ। तो बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका को बोलते हैं कि भाई आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे पास आया, आप 30 लाख रुपए देने वाले थे। अच्छा अच्छा, आपके पास आ गया क्या? ठीक है, अभी 30 डेज हो गए, उसके ऊपर 30 दिन का टाइम लिखा हुआ था, 30 दिन के बाद पेमेंट देने को बोला था। ओके डन, तो ये बैंक ऑफ अमेरिका बैंक ऑफ इंडिया को रुपए भेज देता है, और फिर बैंक ऑफ इंडिया अपने को पैसे दे, रुपए नहीं भेजते, ये डॉलर भेजते हैं। ओके, फिर बैंक ऑफ इंडिया अपने को क्या देता है? रुपया निकाल के दे देता है। ओके, सो ये बना क्या? लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करता है समझ गए होंगे। अब यहां से पढ़ लेते हैं क्या है। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इंपोर्टर टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। जो एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वो रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर को कि भाई आप जो मेरे फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट मुझे दो। सिर्फ मेरे फेवर में मतलब क्या, उस पे नाम लिखो मेरा, कि जब ये मैं बैंक को दिखाऊंगा बैंक मुझे पैसे देगी। The receipt of letter of credit from importers bank will clear the foreign exchange and other restrictions. जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आएगा, गुड्स वहां पे चले जाएंगे, मैं मेरे बैंक के पास जाऊंगा, मेरी बैंक उसको बोलेगी कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट मेरे पास आ गया, वो वहां से पेमेंट ट्रांसफर करेगी मेरे बैंक को, और मेरे बैंक जो है, मेरी बैंक जो है वो मुझे पैसे दे देगी। खत्म, धक्का, डन, चलो। उसके बाद आ जाता है प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस मतलब शिपमेंट करने से पहले का फाइनेंस। उसका क्या है? द एक्सपोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? सुनो भाई, मैंने गुड्स आज यहां से भेजे, जहाज पहुंचने में जो भी शिप है उसको पहुंचने में 3 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं। अब 2 महीने तक क्या हुआ, मैंने 30 लाख के गुड्स बनाए, वो गुड्स में मेरे पैसे इन्वेस्ट हो गए। अब इन्वेस्ट होने के बाद में वो 1 महीने तक इन्वेस्ट ही रहे, और 1-2 महीने के बाद जब उसके पास पहुंचा, उसने गुड्स चेक किए, मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, अपने बैंक को ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद 5 6 7 8 10 दिन के बाद मुझे पैसे मिले। मतलब 70 दिन तक मेरे पैसे जो है वो इन्वेस्टेड रहे। तो भाई मेरे पैसे तो अटक रहे, लेकिन मुझे वापस गुड्स बनाने हैं ना, क्योंकि उसकी वापस ऑर्डर आने वाली है। अब मेरे पास जो 30-40 लाख रुपए थे वो तो इन्वेस्ट हो गए 70 दिन के लिए, तो मुझे पैसे चाहिए ना अलग ऑर्डर बनाने के लिए, क्योंकि 70 दिन बाद वो मुझे अलग ऑर्डर, ये जो मैंने माल भेजा है वो उसके बाद 70 दिन में खत्म हो जाता है, तो वो मुझे वापस से ऑर्डर दे रहा है। तो जब वो मुझे वापस ऑर्डर देगा तो मुझे लगेज भेजना पड़ेगा ताकि 70 दिन बाद उसके पास पहुंचे। सो एक सर्कल है, तो मुझे वो गुड्स बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पैसे अटक रहे हैं, तो मुझे लोन लेना पड़ेगा बैंक से। ओके, तो अगर आपके पास है तो नहीं लेना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं हो, फाइनेंस मतलब लोन लेना ही नहीं होता है, पैसे अरेंज करना होता है। तो अगर आपके पास पैसे है वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आपको बैंक से या फिर किसी से उधार पैसे लेने पड़ेंगे। डन। उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन। अरे भाई माल भेज रहे हो तो बनाना भी पड़ेगा ना। अपन कौन सा स्टेज देख रहे हैं? प्री शिपमेंट स्टेज देख रहे हैं। प्री शिपमेंट स्टेज मतलब क्या? गुड्स भेजने से पहले की स्टेज। प्री शिपमेंट भेजने से पहले बनाने पड़ेंगे। छोड़ दो, मैं नहीं बता, हटाओ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाना पड़ेगा,
जो ऑर्डर है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, खत्म। उसके बाद है पैकेजिंग, उसके बाद क्या है पैकेजिंग। सो द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड बिकॉज पैकिंग प्लेस 3 इंपॉर्टेंट रोल्स। पैकिंग शुड बी प्रॉपर क्योंकि उससे 3 रोल प्ले होते हैं। कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, जो जा रहे हैं गुड्स उसका प्रोटेक्शन होगा। लैपटॉप भेज रहे हो, थैले में डाल के फेंक दिया इसमें, किसमें? कंटेनर में, जाओ लेके, अरे नहीं ले जाएगा ठीक से। उसकी पैकिंग उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आलू आलू आप पोटैटो जैसे चाहे वैसे भर सकते हो, लेकिन हर एक चीज का उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए। ओके। उसके बाद क्या? प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स का प्रिजर्वेशन होगा अगर आपका प्रॉपर पैकिंग रही तो। उसके बाद प्रमोशन ऑफ गुड्स। उसके बाद क्या है? प्रमोशन ऑफ गुड्स। प्रमोशन, अगर पैकिंग रही भाई तो प्रमोशन होगा ना। वहां पे जाने के बाद अरे कवर दिख रहा है, ओके, कवर दिख रहा है। रिसेंटली आई हैव विजिटेड वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली जो कॉर्न है, कॉर्न मतलब मक्का, भुट्टा, उसको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो भुट्टा जो है वो छिला जाता है ऐसे, और फिर उसको एक एयर टाइट पैकिंग में उसको भरा जाता है, उससे एयर निकाली जाती है, देन वो भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज में। ओके, कॉर्न का कंटेनर के कंटेनर बेचते हो पैक करके। अभी मेरे पास है नहीं तो आई वुड हैव शोन दिस टू यू। एक्चुअली रिसेंटली जब हम गए थे तो मैंने वो देखी, पैकिंग लेके भी आया था मैं, घर पे होगी शायद से आप। तो भाई वो 2-2 3-3 4-4 महीने वैसे ही रहता है, लेकिन वो पैकिंग देख के पता चलता है कि ओके ये कहाँ से आया, इंडिया से आया, ये कंपनी है इसका आया। ओके, सो आपकी कंपनी का प्रमोशन भी हो जाता है। उसके बाद क्या है? ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी कवर मतलब क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। सर एक बार देख लेते क्या है। The exporter may obtain cover from ECGC. Such cover protects exporters against credit risk. Example, if the importer fails to make the payment of bill, the exporter can cover from ECGC to the extent of 90% of the loss. ECGC cover ले सकते हो। So ECGC cover मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुणाल हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल अमेरिका में जॉन को गुड्स भेज दिए, गुड्स तो भेज दिए, साले ने मेरे को पैसे ही नहीं दिए, या फिर जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें भी डिफॉल्ट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे पास कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। तो तब गेम में आता है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। उसकी कुछ तो भी फीस रहती है। जैसे कि आपको 10 करोड़ का कवर चाहिए, 10 करोड़ का कवर चाहिए, तो एक 5% 4% 3% फी होती है, 2% 3%, आई डोंट नो एग्जैक्ट बट एक 1-2% होगी। वो फी देके आप ईसीजीसी कवर ले सकते हो। मतलब अगर सामने वाले ने पैसे नहीं दिए तो ये आपको 90% तक जो लॉस अपना होगा। जैसे कि 1 करोड़ का गुड्स मैंने भेजा, तो 90 लाख तक सामने वाले गुड्स नहीं दिए, पैसे ही नहीं दिए, तो मैं 90 लाख तक पैसे किससे वसूल सकता हूँ? ये ईसीजीसी वालों से कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन वालों से वसूल सकता हूँ। यहाँ पे कहीं तो भी बज रहा है कुछ तो भी, आई होप आपको ये आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बस। ओके, सो उसके बाद आ जाता है जीएसटी फॉर्मेलिटीज। अगर सुनाई दे रहा है तो I'm sorry। जीएसटी फॉर्मेलिटीज, जीएसटी फॉर्मेलिटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट द जीएसटी फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड। अब जो जीएसटी है, जीएसटी का बाप कौन है? जीएसटी एक्ट। क्या है? जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो एक्ट है, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उस लॉ में जो भी उन्होंने बोला होगा डॉक्यूमेंटेशन आपको कंप्लीट करना है, वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप गुड्स क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या? अगर आप जहाज से गुड़ भेज रहे हो तो रिस्क है ना भाई, जहाज पलटी हो सकता है, एरोप्लेन गिर सकता है, तो फॉर दैट यू नीड टू डू क्या? मरीन इंश्योरेंस। क्या करना पड़ता है? मरीन इंश्योरेंस। कि अगर बीच में कुछ वेसल को कुछ हो गया, वेसल मतलब जहाज, जहाज को कुछ हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो इंश्योरेंस से वो कवर हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। प्री शिपमेंट स्टेज चल रहा है अभी, गुड्स भेजने से पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है, प्रिलिमिनरी स्टेज हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, अपने एजेंट भी कर लिया है। अब ये जो प्री शिपमेंट स्टेज है, गुड्स भेजने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मरीन इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। डन। उसके बाद आ जाता है सी एंड एफ एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। इसका मतलब क्या है? सी एंड एफ एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स। फॉरवर्डिंग ऑफ गुड्स मतलब क्या? मैं ट्रेडर हूं, जैसे कि मैं जैसे कि ये किचन का चल रहा था, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। गुड्स जो है मेरे एजेंट्स होते हैं, जो गुड्स आके ये चेक करते हैं कि ये बाहर भेजने लायक है कि नहीं है। ओके, ये चेक करते हैं सारी चीजें। इफ दे आर क्लियरेबल, मतलब आप भेज सकते हो बाहर, उस लेवल के है, तो तभी ये गुड्स जो होंगे क्लियर करने के बाद फॉरवर्ड होंगे। तो उनको क्या बोला जाता है? क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, जो भी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी है
वो सारी की सारी चीजें वो चेक करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, C&F एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। क्लियर किया, फॉरवर्ड कर दिया दूसरे कंट्री को, डन। चलो, तो ये दोनों स्टेजेस अपनी हो गई है। पहली स्टेज हो गई अपनी प्रीलिमिनरी स्टेज, उसके बाद हो गया प्री शिपमेंट स्टेज। इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स ओनली, 15 या फिर 10 मिनट्स अपन जो है ये दोनों आगे वाली चीजें जो है वो खत्म करेंगे 5-5 मिनट में। ओके, कितना है, इतना सही है, इंपोर्टेड बाद में देखेंगे, सिर्फ इतना सा बचा हुआ है। विल फिनिश ओनली दीज थिंग्स इन जस्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स में अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। देन आप भी अपने अपने घर, मैं भी किसी ना किसी के घर। ओके, चलो, सो शिपमेंट स्टेज, एक तो अपन ने देख लिया प्रीलिमिनरी स्टेज, उसके बाद अपन ने देख लिया प्री शिपमेंट स्टेज। नाउ वी आर सीइंग द शिपमेंट स्टेज। अब भेजना है, सब कुछ कर लिया अपन ने। Processing of document, exporter prepares the shipping bill and gets all the documents processed at custom house। भाई जब आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को माल भेज रहे हो, तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है जो बैठे हुए हैं कंट्री के बाउंड्री के ऊपर, वो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे ना, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सामने भेजने भी होंगे। बिल्स हो गया, एक्सपोर्ट का बिल हो गया, बाकी सारी चीजें होगी। आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या है इसमें, वो तो बताओ, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चों को निकाल के तो नहीं रखा उसमें, है कि नहीं, उसमें डाल, बक्से में डाल के तो नहीं भेज रहे हो। ये सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। सो प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स होगा। द C&F एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम द PTA, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी मतलब जो जैसे कि जो पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट हो गए, वहां की जो पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी है, उससे क्या लिया जाता है, कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर मतलब जहाज में भरने का ऑर्डर। ये गुड्स अपन ने ट्रक में डाल के वहां पे रख दिए जहाज के बाजू में। पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी जो होती है, उनके पास चले जाते हैं अपने C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कि भाई हमारा जो आदमी है उसने गुड्स लेके आया है, एक बार आप चेक करो। वो चेक करते हैं और चेक करने के बाद अपने को कार्टिंग ऑर्डर देते हैं कि ये लो भाई कार्टिंग ऑर्डर, ये कार्टिंग ऑर्डर आपने ले ली। अब आप गुड्स ऊपर चढ़ा, जो चढ़ाने वाले हो तो क्रेन, ऐसे हाथ से नहीं चढ़ा सकते ना भाई, आम तो नहीं एक के ऊपर ये ले पकड़ कैच, नहीं भाई, जहाज में भरना है तो प्रॉपर तरीके से होता है। तो जो आदमी वहां पे गुड्स रखने वाला है, एक आदमी नहीं होता वो, बस के ऊपर, लाल परी के ऊपर कुछ बक्सा नहीं रखवाना है, पूरा कंटेनर लोड करना है। तो कंटेनर लोड के लिए क्रेन्स वगैरह पूरा एक टीम होता है पोर्ट का। तो ये जो टीम होता है उनको ये दिखाना पड़ता है, ये देखो हमारे पास कार्टिंग ऑर्डर है, किसने दिया, PTA का, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी का। तो PTA एक बार गुड्स चेक कर लेता है और फिर एक कार्टिंग ऑर्डर इशू करता है, किसको, अपने C&F एजेंट को, मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं लोडिंग ऑफ गुड्स करने के लिए। तीसरी स्टेज, लोडिंग ऑफ गुड्स करने के लिए, जब गुड्स वगैरह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो लेट शिप ऑर्डर या फिर शिपमेंट ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है कि आप अब ये गुड्स जो है वो इसमें भरो, किसमें, जहाज में भरो, और फिर जो है गुड्स जो है वो भरे जाते हैं। उसके बाद द एजेंट अप्रोचेस शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन्स अ बिल ऑफ लैडिंग। फिर जैसे कि जहाज तो अपना नहीं है ना, जहाज किसका, अपना नहीं, किसी तो किसी का शिपिंग कंपनी का वो जहाज होगा। फिर वो शिपिंग, जब गुड्स लोड हो जाते हैं तो शिपिंग कंपनी के पास चले जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई हमें क्या दो, बिल ऑफ लैडिंग दो। बिल ऑफ लैडिंग मतलब क्या, कि भाई गुड्स तो क्लियर हो गए, हमने भरवा भी दिए, आप हमें बिल ऑफ लैडिंग दो, मतलब इस बात का सबूत दो कि आपके जहाज में हमारे गुड्स है। क्योंकि अगर आपका जहाज डूब गया तो हमें ये इंश्योरेंस कंपनी को दिखाना है कि देखो इन्होंने बोला था हमारे जहाज उनके गुड्स में थे, डूब गया, हमको पैसे। समझ रहे हो, तो ये दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप उसको इंटरेस्टिंगली लो, अदरवाइज चलने दो। ओके, चलो, तो ये हो गई शिपमेंट स्टेज। अब माल आपने चढ़ा दिया है, उसके बाद आ जाता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज में क्या होता है, शिपमेंट एडवाइस। द एक्सपोर्टर सेंड्स शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट डिस्पैच ऑफ गुड्स। He also sends copy of packaging list, commercial invoices and non-negotiable copy of bill of lading along with advice letter। क्या क्या भेजा जाता है, जब अपन ने आपसे कुछ भेज दिए तो अपन कॉल कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर आपके मामा के घर जाना है, बस में बिठा दिया आपको, तो मम्मी यहाँ से मामा को कॉल करके बोलती है ना भाई कि यहाँ से उसको पार्सल भिजवा दिया है, वहां पे उतार लेना। तो यहाँ से जब आप गुड्स भेज रहे हो दूसरे कंट्री में, तो आपको क्या होता है, शिपमेंट एडवाइस भेजनी होती है कि हमने गुड्स जो है वो शिप कर दिए है, मतलब जहाज में डाल के आपकी तरफ भेज दिए, वो आ जाएंगे, तो ले लेना। ओके, उसके बाद जो है कमर्शियल इनवॉइस, मतलब जो भी बिल वगैरह वगैरह है, बाकी के डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से जो एक्सपोर्टर है वो उस इंपोर्टर को, दूसरे कंट्री का जो बंदा है उसको भेज दिया जाता है, खत्म। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द एक्सपोर्टर सबमिट्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन
एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। जब यहाँ से कुछ भेज दिए जाते हैं और उसको रिसीव हो जाते हैं, जो भी हुआ हो, अपन क्या कर देते भाई कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है बैंक को प्रेजेंट कर देते कि देखो भाई हमने कुछ भेज दिए, ये उसका बिल, ये इसका शिपमेंट ऑर्डर, बिल ऑफ लैडिंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हमने दे दिए, अब आप क्या करो, हमारा हमको पैसा दे दो, हमारा पैसा हमको दे दो। उसके बाद आ जाता है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव। अगर सरकार जो है जनरली अपने आप ऐसे सब्सिडीज है, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव्स है जो एक्सपोर्ट करने पे आपको मिलता है, तो भाई द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन द एक्सपोर्ट इंसेंटिव फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। द इंसेंटिव इंक्लूड्स ड्यूटी ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ जीएसटी इफ पेड एक्सेट्रा। मतलब सरकार जो है एक्सपोर्ट करने को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज देता है। जीएसटी वगैरह अगर आपने भर दिया तो वापस से आपको रिटर्न दे देता है अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो गया तो ये सारी जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव जो है वो आपको रियलाइज करना पड़ता है, वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी का। जीएसटी का रिफंड है तो जीएसटी वालों के पास जाओ, देखो भाई हमने कुछ भेज दिया है, आपने जो इंसेंटिव स्कीम लाई थी, आपने जो सब्सिडी रखी है, आपने जो रिफंड की स्कीम रखी है, उसके लिए हम एलिजिबल है, ये रख लो अपना अपना ये डॉक्यूमेंट, ये देखो हमने कुछ भेज दिए, अब हमारा हमारा जीएसटी हमको रिफंड दे दो, या फिर हमको हमारा हमारा इंसेंटिव या फिर जो भी सब्सिडी है, ग्रांट है, वो हमको दे दो। और उसके बाद लास्ट आ जाता है क्या, फॉलो अप। Follow up means what? Exporter should always have follow up after export to find buyer's reaction towards the goods. Exporter should always have follow up, क्योंकि भाई एक कंटेनर भेजने से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते, आपको ये बिजनेस कंटिन्यू करना है। अगर आपको ये बिजनेस कंटिन्यू करना है तो फॉर दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कस्टमर है उसको पूछना पड़ेगा कि भाई मैंने आपको कुछ भेजे थे, किस क्वालिटी का आए, किस तरीके से आए, अच्छे थे क्या, पैकेजिंग जो मैंने भेजी थी उससे वो गुड्स ठीक ठाक आए कि नहीं आए, अगर नहीं आए होंगे तो भाई मैं अगली बार अच्छे से पैक करके भेजूंगा, या फिर अच्छे से पैक भी किया हो स्टिल डैमेज हुआ हो तो अपन जिस जहाज से भेजे उस कंपनी को पूछेंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपका जहाज बकवास है, आपकी शिपिंग कंपनी बकवास है, हम किसी और कंपनी के थ्रू भेजेंगे। ओके, सो ये अलग अलग चीजें होगी सो दैट एज अ ट्रेडर, एज एन एक्सपोर्टर आप ग्रो कर पाओगे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। तो अपन ने 5 स्टेज देख ली, 4 स्टेज देख ली, कल अपन इंपोर्ट, अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंपोर्ट ट्रेड देखेंगे। सो एक्सपोर्ट ट्रेड की जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर है उसमें अपन ने 4 स्टेजेस देखी। उसमें थी पहले प्रीलिमिनरी स्टेज, उसमें पहले था रजिस्ट्रेशन, दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, उसके बाद थी प्री शिपमेंट स्टेज, उसमें क्या था, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्रोडक्शन, पैकेजिंग, ईसीजीसी कवर, जीएसटी फॉर्मेलिटीज, मरीन इंश्योरेंस एंड सी&एफ एजेंट्स। उसके बाद थी शिपमेंट स्टेज, उसमें था प्रोसेसिंग, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड लोडिंग ऑफ गुड्स। अब सिर्फ लास्ट स्टेज है, वो कौन सी है, पोस्ट शिपमेंट स्टेज, मतलब शिपमेंट होने के बाद, माल भेजने के बाद, शिपमेंट एडवाइस, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रियलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव एंड फॉलो अप। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आप अभी अपने अपने घर जा सकते हो, मैं भी किसी ना किसी के घर चला ही जाऊंगा। ओके, सी यू tomorrow, see you tomorrow. Okay, Firoz sir is doing something while I'm recording these things. Okay, so कल जो है अपन आगे वाला सेक्शन देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो सी यू टुमारो। आई होप आप ये घर पे जाके अपने नोटबुक में ये सारी चीजें लिखोगे। आई विल चेक द नोटबुक्स। ओके, सी यू, बाय बाय।